नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म द केरला स्टोरी सुपर डुपर हिट साबित हो रही है। फिल्म ने सिर्फ 7 दिन में करीब 81 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और फिल्म ट्रेड के जानकार ये मान रहे हैं कि यह फिल्म कुल 200 से 250 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। यानी पूरे देश में दर्शक द केरला स्टोरी को बेहद पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट देश के 2 राज्य ऐसे हैं जहां के दर्शकों को मजबूर किया जा रहा है कि वो इस सुपर डुपर हिट फिल्म को ना देखें, और वो 2 राज्य हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। इन दोनों राज्यों में द केरला स्टोरी को बैन कर दिया गया है। अब इसी मामले में इन दोनों राज्यों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोटिस दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु को तगड़ा झटका देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल देश से अलग नहीं है। यह कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने आगे कहा कि जब देश के अन्य राज्यों में फिल्म शांतिपूर्वक चल रही है तो बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म पर बैन क्यों लगाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि दर्शकों के विवेक के ऊपर यह छोड़ देना चाहिए कि वो फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। इस बीच राजनीति के बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस और ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता द केरला स्टोरी को नफरत फैलाने वाली फिल्म बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह फिल्म किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है। आज दो टूक में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हम सवाल उठाएंगे कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखने वाले बंगाल में कला की आजादी का गला क्यों घोटा जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी द केरला स्टोरी का इस्तेमाल कर रही हैं। सवाल यह भी उठेगा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देने वाले आज द केरला स्टोरी के पर जब बैन लगा है तो उस पर बैन लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं। सवाल कई हैं और आज सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे हम। लेकिन पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम देखेंगे थोड़ी देर में कि बीजेपी और टीएमसी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र बार बार 2014 के बाद हो रहा है। एक बहुत बड़ा तबका जिसको टूल किट गैंग भी कहा जाता है, वो बार बार 2014 के बाद इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच पर कहता है कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। लेकिन जब कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा लेख या कोई ऐसी फिल्म या ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्री उसके सामने आती है जो उसके नैरेटिव में फिट नहीं बैठती है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये स्वयंभू नंबरदार उस चीज पर, उस मूवी पर बैन लगाने लगते हैं। हमने कश्मीर फाइल्स के दौरान भी देखा कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देने वाले लोगों ने अपना चेहरा, अपना नकाब उतार दिया और कश्मीर फाइल्स पर बैन लगाने की मांग करने लगे, विरोध करने लगे। अब यही मॉडस ऑपरेंडी जो है वो द केरला स्टोरी को लेकर भी दोहराई जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर बंगाल और तमिलनाडु के दर्शकों ने वो क्या अपराध किया है कि उन्हें इस सुपरहिट फिल्म को देखने नहीं दिया जा रहा है। अगर फिल्म अच्छी है तो वहां के दर्शक ये फिल्म देखेंगे, अगर फिल्म उन्हें पसंद नहीं आएगी तो फिल्म पिट जाएगी। यह फैसला दर्शकों के प्रयास होना चाहिए जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन हमारे सियासतदां खासकर बंगाल और तमिलनाडु के नहीं चाहते हैं कि यह फिल्म उनके राज्य के दर्शक देखें। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। द केरला स्टोरी पर मचे घमासान पर दो टूक में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान, जिनके नाम है अनंत विजय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद जव्वाद, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चारू प्रज्ञा, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और टीएमसी का पक्ष रखेंगे पार्टी के प्रवक्ता मानव जायसवाल। मानव जायसवाल, पहला सवाल मेरा आपसे है। आपने कोर्ट का आज आदेश सुना होगा। कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल देश से अलग नहीं है और अन्य राज्यों में जब शांतिपूर्वक फिल्म चल सकती है तो फिर यह पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं चल सकती है। आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार को दिक्कत क्या है, या दिक्कत सिर्फ ममता बनर्जी को है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हवाई डिसीजन नहीं है। अच्छा, हमारे प्रावधान है, हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 6(1) अंडर सेक्शन वेस्ट बंगाल सिनेमा एक्ट 1954, उससे अंतर्गत हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी पता होगा कि ये कानूनी प्रक्रिया है और ये सेक्शन के थ्रू हुआ है, और ये सेक्शन हमारे देश के संविधान के प्रावधान की वजह से ही हो पाया है। और जहां तक बात है क्या है ये मूवी, हमारा जो इसमें विरोध है कि जिस तरीके से ये पिक्चर को दर्शाया जा रहा है, जिसमें इस्लामीकरण की बात करते हैं और एग्जैजरेशन
तरीके से जो मोडस ऑपरेंडी इनकी रही, इन्होंने पूरे देश को भ्रमित किया। ट्रेलर देखी कि 32,000 बेटियों के साथ ऐसा हुआ। फिर जाके केरला कोर्ट में बकायदा इन्होंने माफी मांगी है, जो भी मांगी। नहीं, माफी तो नहीं मांगी है, नहीं दिया, डिस्क्लेमर माफी नहीं तो दिया। नहीं मांगी। अरे भाई, झूठे लोग माफी नहीं मांगते। अच्छा, होते हैं कि भाई उनको बेटियों का क्या बोलते हैं उसको, पैसे कमाने के लिए महिलाओं का यूज करते हैं। जैसे पता है ना, ये धंधा है लेकिन गंदा है, ये गंदगी फैलाएंगे। और ये इतने सुचरित तरीके से हो रहा है। देखिए कि मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, तो अपने आप को योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, अजय कुमार बिष्ट उनका ओरिजिनल नाम है। अब ये बहरूपिया वाले जो काम धन ये लोग खेलते हैं। देखिए, आप व्यक्तिगत नहीं होंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, अपनी बात रखें। आपको क्या जरूरत है व्यक्तिगत होने की, बताइए। की बात करता हूँ, सिर्फ उसी तरीके से इन्होंने पूरे कैबिनेट को ये मूवी दिखाने की बात करी। तो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसमें सच है कि झूठ है, इसको नहीं दर्शाएंगे। वही तरीके से असम में हेमंत बिस्व शर्मा जी, वो भी चलेगा भाई हम कैबिनेट के साथ मूवी को दिखाएंगे। तो ये प्रोपेगेंडा किसका है, नैरेटिव किसका है? भाजपा का है। अब आप हमको एक बात बताइए श्रीवास्तव जी, कि पूरे देश में जिस तरीके से अगर कहीं भी विश्व में, किसी होटल में, कनाडा में, दिल्ली, लंदन में, अमेरिका में, कहीं पे भी पता चले कि 32,000 बेटियों को आईएसकरण हो गया, उनका कन्वर्जन हो गया, उनको आईएस उठा के ले गया, भारत चुप था। पिछले 9 सालों में 56 इंची सीना वाला मोदी जी चुप था, अमित शाह जी गृह मंत्री 5 साल से चुप थे। ये क्या दर्शाएगा, हमारे देश की छवि को क्या बताएगा? और जहां तक मूवी का बात है, हमको कोई तकलीफ वो नहीं है, आप सार्वजनिक रूप से बोलिए। कि आपके जो शांतनु सेन जो डायरेक्टर हैं, वो बोलते कि भैया 2010 से उनका डेटा है, लेकिन जब डेटा मांगने गया तो फूस। और झूठ का प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? ये तो आप सब जो आपने बातें बताई, मैं इस बात को समझ गया, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये आपकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है बंगाल सरकार की? रामनवमी पर आप जुलूस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भैया ये इलाके से, इस इलाके से जुलूस नहीं निकलेगा। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी राज्य की स्थिति, सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ सकती है, तो इस मूवी पर बैन लगा दो। तो बैन तो आपको एक तरह से करना चाहिए कि जो बंगाल की पुलिस है उसको ही घर में बिठा देना चाहिए। क्या तरीका है कि आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकते, तो सबसे अच्छा तरीका कि बैन लगा दो किसी चीज पर। ये कौन सा राज्य करने का तरीका है? ये लॉ एंड ऑर्डर संभालने का कौन सा तरीका है? अरे श्रीवास्तव जी सुनिए ना जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने रामनवमी याद दिलाया। हमने उसी रास्ते से हमारी अपनी, हम लोग, मैं खुद, हम लोगों ने हजारों की भीड़ में हम लोग लेके निकले, हमने रामनवमी की यात्रा करी। हमने देश को एक नारा दिया है, वो आप वो गूंजता है, अभी गूंजने लगा है, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। हम कलम की ताकत को बच्चों तक ले जाना चाहते हैं, ये तलवार और तमंचे देना चाहते हैं। अब बताइए कौन ऐसे भाजपाई नेता हैं जो बच्चों के हाथ में तमंचे दे रहे हैं? मानव जायसवाल जी, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ बीजेपी से चारू प्रज्ञा भी हैं। क्यों ढाल बना के रखे हैं लोग? मानव जी हमारे साथ बीजेपी से चारू प्रज्ञा हैं, जो आपने सवाल उठाए हैं उनके जवाब हम चारू प्रज्ञा से ले लेते हैं। चारू प्रज्ञा, मानव जो बात कह रहे हैं, वो अन्य विपक्षी दल भी बात कह रहे हैं कि द केरला स्टोरी सिर्फ एक फिल्म है। आखिर क्या जरूरत है कि बीजेपी के नेता उसे देखने के लिए जाएं अपने मंत्रियों के साथ, उसका प्रचार करें और बाद में निकलकर ये भी कहें कि और लोग भी इस फिल्म को देखें? इसकी क्या वजह लग रही है कि द केरला स्टोरी को लेकर बीजेपी इतना ज्यादा उसके लिए इतनी पॉजिटिव क्यों है? क्या वजह आप देखती? प्रखर जी, कुछ पिक्चरें ऐसी होती हैं जो समाज के एक हिस्से की सच्चाई हमारे सामने लाती हैं, बड़े पर्दे पर दिखाती हैं। उन पिक्चरों को देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीएमसी के प्रवक्ता से मेरे 2-3 सवाल हैं जी। पहला सवाल और सबसे बेसिक सवाल, क्या आपने पिक्चर देखी? उसके ऊपर सवाल खड़े करने से पहले दूसरा सवाल, मैंने माना हो सकता है किसी संख्या में गलती हो गई हो फिल्म मेकर से, तो क्या आपको संख्या के ऊपर आपत्ति जतानी चाहिए या पूरी पिक्चर के ऊपर आपत्ति जतानी चाहिए? तीसरा सवाल, क्या आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं आईएस एग्जिस्ट नहीं करता? क्या आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म दुनिया का नुकसान नहीं करता? क्या आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि आतंकवादी है ही नहीं इस दुनिया में? ये मेरा आपसे अगला सवाल। अच्छा, एक पिक्चर बन सकती है, एक लड़की की शादी हुई इसलिए उस पर पिक्चर बन गई। एक और पिक्चर की कहानी है, एक लड़की का दिल टूट गया। एक पिक्चर की कहानी है, किसी का मर्डर हो गया। तो अगर एक पिक्चर की कहानी ये है जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है कि उस लड़की को ब्रेन वॉश किया गया, उसका धर्मांतरण करा गया, उसको ले जाया गया सीरिया जैसे देश में जहां से वो बचकर लौट कर आई, और ऐसी एक नहीं कई सौ कहानियां हमारे सामने हैं, असली कहानियां हमें मालूम है, आपके खुद के चैनल ने कवर करी हैं, तो इन्हें क्या आपत्ति है सच्चाई के सामने आने से? ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, ये आतंकवाद की बात है, आतंकवादियों की मोडस ऑपरेंडी की बात है, तो आपको क्या आपत्ति? दूसरी बात, आप बैन की बात करते हो, अरे पढ़े लिखे जैसे लोगों की बात करिए ना आप,
6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 हफ्ते के बाद हर पिक्चर आजकल ओटीटी पे आ जाती है। आप अपने घर में बैठकर शांति से अपने टीवी पर, अपने लैपटॉप पर हर पिक्चर को देख सकते हो। तो आप ये क्या पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कर रहे हैं बैंड लगा के दिखाने में? मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी पिक्चर में क्या मानती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ममता बनर्जी ये सब कर रही है? पर ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं जो जनता का भला चाहते हैं, मैं ये कहती हूँ अगर हमारी एक भी बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है, एक भी, और भयानक हादसा है, आप सोच के देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर एक भी बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है तो क्यों नहीं ये हादसा सबके सामने आया और क्यों नहीं ये कहानी सुनाई जाए? आपको इसलिए चिंता होती है क्योंकि आप उन लोगों का साथ देते हैं जो तुष्टीकरण खुद करते हैं और आपसे करवाते हैं। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आतंकवादी बनते हैं। अरे ममता बनर्जी की तो वो सरकार है जिनकी नाक के नीचे बम बनाने की फैक्ट्रियां चल रही थी बंगाल में और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आतंकवाद को अपने घर बुलाया और उनको अपने घर में कमरा दिया, हाउस गेस्ट बनाया। तो आपकी ऐसी सोच है तो आपको केरला स्टोरी से प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मैं फिर से बोलती हूँ, क्या ममता दीदी ने खुद ये पिक्चर देखी है, या जो अभी मानव जी आपके शो पर आए हैं उन्होंने ये पिक्चर देखी है? पिक्चर देखिए, एक सीन पर आपत्ति है, उस सीन के लिए आप आवाज उठाइए, कहिए ये गलत है, इसको सुधार दीजिए। आप ये किस हक से बोलते हैं? जो हो रहा है होने दो, और हम इसके बारे में जानना नहीं चाहते क्योंकि हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब होता है। जी, हमारे साथ सैयद जवाद भी हैं जो मुखर तरीके से अपनी आवाज रखते हैं। सैयद, हम जब देखते हैं कि कुछ भी इस तरह की फिल्म आती है तो कहीं ना कहीं इसको धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है। आखिर जो सब लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी का भी कहना है और जिन दर्शकों ने देखी उनमें ज्यादातर का कहना है कि ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है, ISIS के खिलाफ है, फिर इसे धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश क्यों की जा रही है? नहीं, देखिए, धार्मिक चश्मे से किसी भी पिक्चर को देखना मेरी नजर में मैं उस चीज को जो है डिनाइल मोड पे डालता हूँ। देखिए, अभी चारू जी कुछ बात कह रही थी, उन्होंने बताया बहुत आतंकवाद को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करी। वो हो सकता गृह मंत्री जी को ही आईना दिखा रही है और ये पिक्चर जो है गृह मंत्रालय को आईना दिखा रही है। चारू जी कह रही थी कि आपने पिक्चर देखी। चारू जी, आपने वो BBC की डॉक्यूमेंट्री देखी? चारू जी, BBC की डॉक्यूमेंट्री देखी? उसमें क्या आपत्ति थी? एक सेकंड श्रीवास्तव जी, प्लीज, मुझे आपको पता बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, मेरा सरकार जो सवाल है। आपने BBC की डॉक्यूमेंट्री देखी थी चारू जी? दोनों पार्ट देखे नहीं देखे? इंटरनेट पे मौजूद है। मैं इसलिए बीच में बोल रहा था सैयद जवाद में इसलिए बीच में बोल रहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब, सुन तो लीजिए, वो नहीं देख पाई होंगी क्योंकि वो यूट्यूब से हटा दी गई थी। सैयद जवाद सुनो, वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है क्योंकि वो 8 घंटे तक यूट्यूब में थी। उस दौरान मुझे वो डॉक्यूमेंट्री देखने का मौका मिला। अगर वो डॉक्यूमेंट्री आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो वो मैं बता दूंगा, क्योंकि चारू नहीं देख पाई होंगी क्योंकि वो यूट्यूब ने उस डॉक्यूमेंट्री को हटा दिया था। कुछ कहना चाहती हूँ इस बारे में, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। अरे बोलने के लिए तो बुलाया आपको, बोलिए। चारू, please allow me to speak for at least 30 seconds. बोलिए। Question, let me respond. If you're going to point out and ask a question, I have to respond. अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो जवाब लीजिए ना, वरना मेरा नाम क्यों ले रहे हैं आप? अपनी बात। अरे सैयद जवाद, अपनी बात बोलिए, अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, चारू ने कहा कि मैंने देखी, सरकार ने किसी को देखने के ऊपर पाबंदी लगा दी, तो सरकार विरोधी जो है वो मुझे लग रहा है चारू काम कर रही है, क्योंकि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं उसी की पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस BBC की डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाया, तो यानी आपने अपनी सरकार के विरोध में काम करा है, तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई भी बनती है। अनंत विजय हमारे साथ हैं। अनंत विजय, जो बात सैयद जवाद कह रहे हैं, सैयद जवाद 2 चीजों की तुलना कर रहे हैं। द केरला स्टोरी की तुलना वो BBC की डॉक्यूमेंट्री से कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अनंत, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो अभिव्यक्ति। अनंत, अच्छा, बोलिए। अनंत विजय जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जायसवाल साहब ने और हमारे जो दूसरे मित्र हैं जो व्यक्ति की BBC के सैयद जवाद साहब, ये दोनों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। और केरल स्टोरी पर आज सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला हुआ, मतलब फैसला क्या, जो ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस के हुए हैं उस पर बात करिए ना आप लोग। आप लोग उस बात को भूल जाते हैं कि जब पठान फिल्म आने वाली थी तो ममता बनर्जी की मौजूदगी में
तालियां बजा रही थी ममता बनर्जी जब अमिताभ बच्चन वहां मंच पर खड़े होकर अभिव्यक्ति की आजादी और सिनेमेटोग्राफी एक्ट की दुहाई दे रहे थे। आज उसी ममता बनर्जी को सिनेमेटोग्राफी एक्ट याद नहीं आता और उनकी पार्टी के प्रवक्ता किसी बंगाल के सिनेमा एक्ट का उदाहरण दे रहे। तो उन भाई साहब जायसवाल साहब को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जो बंगाल का सिनेमा एक्ट है उसमें एक प्रावधान है कि जब आप किसी फिल्म को लाइसेंस नहीं देंगे तो आपको उसको सो कॉज बताना पड़ेगा, उसको कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों दे रहे हैं उसको। जायसवाल साहब से ये पूछा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये सारे सवाल उठेंगे कि क्या बंगाल सरकार ने सुदीप्तो सेन को और विपुल शाह को ये कारण दिए थे कि उनकी फिल्म को बैन किया जा रहा है बंगाल एक्ट के तहत? क्या अगर उन्होंने कारण का उत्तर दिया था, नहीं दिया था, उनको नोटिस सर्व किया गया था कि नहीं किया गया था? इस पर कोई नहीं बात करता। आपको अचानक से लगा कि बंगाल में मुसलमानों का प्रतिशत इतना है और मुझे तो हैरानी होती है प्रखर जी उन मुसलमानों पर जो इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, आतंक को धर्म से मत जोड़िए। मैं देश के सभी मुसलमानों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह मुसलमानों के खिलाफ फिल्म नहीं है। अनंत जी आप फिल्म क्रिटिक भी रहे हैं, फिल्मों की कई बड़े जो सैयद एक मिनट जब्बाद एक मिनट रुक जाइए, अभी अनंत जी से बात कर रहा हूं। अनंत जी, आप कई जूरी के मेंबर भी रहे हैं जो फिल्म फेस्टिवल की, आपने निश्चित तौर पर ये पिक्चर देखी होगी, ये फिल्म देखी होगी। आपने जब ये फिल्म देखी तो क्या लगता है किसी मजहब विशेष के खिलाफ है या ये मूवी जो है वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है? आप एक फिल्म क्रिटिक के तौर पर मुझे बताइए। भाई, आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। परसों हैबिटेट सेंटर में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, वहां हम लोग बैठे थे। वहां 3-4 बड़े आक्रामक किस्म के लिबरल बैठे हुए थे। मैं खास जानबूझकर ये विशेषण लगा रहा हूं, आक्रामक किस्म के लिबरल बैठे हुए थे। उसमें मैंने एक व्यक्ति ने कहा, अरे यार केरल स्टोरी बकवास है, एजेंडा फिल्म है। मैंने बस चारू जी ने जो प्रश्न पूछा, मैंने यही प्रश्न उन लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों ने ये फिल्म देखी है? किसी ने कहा नहीं देखी है। तीनों ने एक मत से कहा मैंने फिल्म नहीं देखी है लेकिन फिल्म बकवास है। और ममता बनर्जी और उनके जितने सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए, उस फिल्म को किसी ने नहीं देखा था। क्योंकि मीडिया में ये तरह की चर्चा चल रही है कि इस फिल्म में मुसलमानों के खिलाफ है, ये फिल्म मुसलमानों को बैड लाइट में पेश करते। अरे भाई, नहीं करती मुसलमानों को बैड लाइट में पेश, ये आतंकवादियों को और आतंक की उस नई प्रवृत्ति को बैड लाइट में पेश करती है जिससे हमारे देश की बेटियों को खतरा है। तो ऐसी फिल्म से मुझे लगता है कि किसी भी देश के किसी भी मुसलमान भाई को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे और इसको इस्लाम से जोड़ के वो लोग दरअसल इस्लाम के साथ भी अन्याय करते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, जो लोग इसको कहते हैं कि ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ है। मुझे लगता है इस फिल्म पर जब बात होनी चाहिए, तो मैं पिछली बार भी आपकी चर्चा में इस बात को कहा था कि फिल्म के कहानी पर बात होना चाहिए, उसके सिनेमेटोग्राफी पर बात होनी चाहिए, उसके विषय के ट्रीटमेंट पर बात होनी चाहिए। लेकिन प्रखर जी इन विषयों पर वही बात कर पाएगा जो फिल्म देखेगा। बगैर फिल्म देखे आप उस पर बात नहीं कर पाएगा क्या? अच्छा मानव जी, एक बात बताइए कि बार बार जो सब बात आपके पास में आऊंगा, आपको बोलने का मौका दिया था। अभी मैं मानव जायसवाल से सवाल पूछना चाहता हूं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं मानव जायसवाल। ये बात शबाना आजमी तक ने कही है। शबाना आजमी की निष्पक्षता पे तो मुझे नहीं लगता कि आप चारों में से कोई भी सवाल उठाएगा। शबाना आजमी अपने ट्वीट में कहती हैं कि अगर एक बार सेंसर बोर्ड फिल्म पास कर देता है तो उसके बाद इस पर बहस नहीं होना चाहिए। उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के बारे में भी ये बात कही कि किसी फिल्म पे इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूवी जो है वो सेंसर बोर्ड पास करता है, उसके बाद वो दर्शकों तक आती है। अब जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दी है तो क्या सेंसर बोर्ड से ही बड़ा बंगाल में कोई सेंसर बोर्ड है जो किसी भी फिल्म को बैन कर देगा, या ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आपकी सरकार कर रही है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपके भाजपा के जो 2 प्रवक्ता हैं तथाकथित 2 है ना अभी आज के डेट में, तो उन्होंने बोला कि भैया ये मुसलमानों के खिलाफ ये मूवी नहीं बनी है, उन्होंने ही बोल दिया, तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण का प्रश्न उठता ही नहीं है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा बुद्धि में इजाफा हो जाएगा। दूसरी बात, जो हमारी जो दीदी है जो यहाँ बैठी है बीजेपी की प्रवक्ता, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से बोला। उन्होंने कोई बहुत संख्या दिखा दी तो क्या हो गया, संख्या गलत दिखा सकते हैं। मैंने वो सॉलिसिट कर रही है कि भ्रम फैलाओ। देखिए, ये भाजपाइयों का चल चरित्र है। रुकिए श्रीवास्तव जी, टोकिए मत, 2 टूके टोकिए मत, ठीक है। तीसरी बात, उन्होंने बोला कि भैया ये फिल्म आईसिस के खिलाफ है,
हम भी बोल रहे हैं, हम आईसिस के नहीं है, आईसिस के प्रचारक आप हो सकते हैं, आईसिस का भ्रमण आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके ही और हमारे ही प्रधानमंत्री ये 32,000 जब संख्या आई तो उनके मुंह से जबान नहीं लड़खड़ाया, उनको तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने छानबीन करने की कोशिश नहीं की। आईबी, सीबीआई, सीआईडी, डीडी, जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने लड़कियों को खोलने का नहीं कोशिश किया। शांतनु सेन ने इतना बड़ा झूठ बोला है, इसके लिए उन्होंने उनके ऊपर कोई एफआईआर आपने नहीं किया। पूरे देश के नाम को विश्व पटल में आप लोगों ने खंडित किया, बदनाम किया, इसके लिए आप लोगों ने शांतनु सेन को बात नहीं पूछी। अब आपने अपनी बात पूरी कर ली है आपकी सरकार नहीं मानव, है। आपने अपनी बात पूरी कर ली है, अब मैं कुछ बोल सकता हूँ? खराब करिए, सुनिए श्रीवास्तव जी, नियम क्या है पता है? नियमित तौर से भाजपा क्या करती है, जिनको वो हरा नहीं सकती उनको वो बदनाम करना चाहेगी। अरे हमने तो ठीक है मानव, मुझे लगता है आपने अपनी बात कह ली है और आपने बार बार करते हुए आपने मानव बार बार 32,000 मानव एक मिनट बात सुनिए मेरी, अब आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात सुनिए। आपने बार बार 32,000 लड़कियों की बात की, आपने चूंकि पिक्चर देखी नहीं है इसलिए आप आपकी सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपकी बात कर रही है, मुझे टोकिए मत, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सुई जो है वो 32,000 पे अटकी हुई है। अब 32,000 की कहानी समझ लीजिए। फिल्म की हीरोइन एक डायलॉग में टीजर के अंदर जो दिखाया गया उसमें वो कहती है कि मेरे जैसी 32,000 लड़कियां सीरिया और इराक के रेगिस्तान में दफन है। उसने ये नहीं कहा कि केरल की 32,000 लड़कियां इराक और सीरिया में दफन है। यूरोप, अफ्रीकी देश, इन सब की लड़कियों के साथ आईएसआईएस ने क्या किया है यह आपको शायद मालूम नहीं है, या आपके सामान्य ज्ञान अति सामान्य है जो आपको इतनी सी भी बात मालूम नहीं है। चारू प्रज्ञा, आप अपनी बात कहिए। आईसिस कहाँ के लोग हैं? आईसिस कौन सा कंट्री? चलिए चारू प्रज्ञा अपनी बात कहिए। आप आईसिस कौन सा कंट्री? मानव ने जो बात कही है उसमें आपका टेक क्या है, आप बताइए चारू प्रज्ञा। अरे आप बता दीजिए कौन सा कंट्री से जुड़े हुए? यही से मत टोकिए, चारू प्रज्ञा को अपनी बात बोलने दीजिए। इस्लामिक कंट्री है ना? चलिए आपको बता दिया ना, आपको समझ में आ गया ना 32,000 का आंकड़ा। 32,000 लड़कियों का जिक्र जो आया है उसमें कहीं भी फिल्म के अंदर ये नहीं कहा गया है कि 32,000 लड़कियां केरल की हैं। चारू बोलिए। शांतनु सेन अगर जब कोई बीच से बोलता रहता है ना तो बोलने में मुझे ऐसे लगता है कि नहीं आप बोलिए। एनर्जी। हाँ जी धन्यवाद। तो ये तो मैंने सबसे पहले कहा, अगर आपको किसी संख्या से आपत्ति है उसके बारे में बात करिए। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि पूरी पिक्चर को हटा दीजिए? और जो ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष के खिलाफ ये पिक्चर है, उन्होंने नहीं देखी इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्ची की सीरिया में, अफगानिस्तान में मदद करने वाले भी दूसरे मुसलमान ही थे इस पिक्चर में। कुछ लोग तो इसमें भले भी होंगे ना, तभी तो वो बच के वापस आई अपनी कहानी सुनाने के लिए। देखिए मुझे फनी ये लगता है कि अपनी राजनीतिक सोच कुछ पार्टियों ने इतनी छोटी कर ली है, इतनी ज्यादा छोटी कर ली है कि उनको ये लगता है क्योंकि इस पिक्चर में मुसलमानों की एक कहानी दिखाई गई है जिसमें जो लड़की है या उसको जिसने बेवकूफ बनाया वो मुसलमान है, हम इसको अपने धर्म से ही जोड़कर देखेंगे और हम ये भूल जाएंगे कि आईएसआईएस की वजह से दुनिया में तबाही फैलती है, केवल हमारे देश में नहीं दुनिया में तबाही फैलती है। जो सीरिया से आतंकवादी निकलते हैं वो क्या सारे के सारे भारत आते हैं? दुनिया के हर कोने में जाके वो बम ब्लास्ट करते हैं। तब एक मिनट, फिर से आप बीच में मेरे बोल रहे हैं। अच्छा ये ना आप ये देखिए, अगर आप एक सर्च करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप जाकर थोड़ी पढ़ाई करेंगे, आपको ये पता चलेगा आईएएस नहीं पढ़ते हैं मैडम, हम लोग मूवी से नहीं पढ़ते, लड़कियां कितने ही लड़कियां आ जाती हैं। प्रखर जी मैं ऐसे शोज पर नहीं आती, आप अगर ढंग से नहीं बुला सकते तो आप मुझे ना बुलाएं। संख्या नहीं बना लेते हैं प्रखर जी, मैं बोलूंगी नहीं, आप अगर इनकी आवाज मानव मेरी बात सुनिए। आप जब बोल रहे थे तो चारू ने आपको टोका नहीं, अब चारू बोल रही है, चारू को भी बोलने दीजिए। मेरी आवाज कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज में सच है, सच से इन्हें आपत्ति है। भाई लोग पिक्चर देखे बिना उसकी खड़े हो जाते हैं, 32,000 से उन्हें आपत्ति है, इस सच से इन्हें आपत्ति है। अरे मानव जी 32,000 का आंकड़ा केरल के लिए नहीं दिया गया है। कितनी बार आपको छोटी सी बात समझानी पड़ेगी? अरे सुदीप्तो सेन से बतवा दीजिए। अरे भैया 32,000 लड़कियों का जिक्र आ रहा है, वो लड़कियां किसी भी देश की हो सकती हैं। आप नेटफ्लिक्स तो इनकी आवाज बंद करिए। मुझे लग रहा है आपका सामान्य ज्ञान अति सामान्य, आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं मालूम क्या कि आईएसआईएस के अंदर कई विदेशी लड़कियां, यूरोप की कंट्री की लड़कियां, उसके अलावा अफ्रीकी कंट्री की लड़कियां स्लैब बना कर रखी गई थी? क्या आपको ये जानकारी नहीं है? क्या पढ़े लिखे नहीं है आप बिल्कुल भी? 32,000 में सुई अटकी हुई है। 32,000 लड़की केरला की है, ये कहाँ कहा गया? चलिए सुनिए, अभी एक वक्त ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। बच्चियों के परिवार देते हैं छोटा सा ब्रेक।
Time University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? किसको मिलेगा जनता का साथ? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? सत्तारूढ़ भाजपा की होगी वापसी या कांग्रेस मारेगी बाजी? पल पल के रुझान हम आपको बताएंगे। वोटों की गिनती से नतीजों तक सबसे सटीक और स्पष्ट कवरेज। क्या है जनता का जनादेश? देखिए जनादेश 13 मई को सुबह 7 बजे से सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये है सुबह बनारस, जिसकी शुरुआत सूर्योदय से पहले ही गंगा आरती से होती है और इस सुंदर वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे स्वच्छाग्रही भी समय से पहले ही यहाँ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री भी झाड़ू उठा लिए हैं तो हम काहे न झाड़ू उठाएं? लेकिन आप तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है। कर्तव्य पथ में हम एक दिन बिताएंगे ऐसे ही स्वच्छाग्रही के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी की और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया और पूछा है कि बंगाल के अंदर इस फिल्म को बैन क्यों किया, जबकि पूरे देश में शांतिपूर्ण ढंग से ये फिल्म चल रही है। हमारे साथ 4 मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। सैयद जवाद भी हमारे साथ हैं। सैयद जवाद, ब्रेक से पहले आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, आप आपस की जो बातचीत थी उसका आपको मौका नहीं मिल पाया। सैयद जवाद, मेरा ये कहना है कि ऐसा क्यों हो गया है कि किसी आतंकवाद का विरोध करना, किसी भी माध्यम से विरोध, अगर किसी आतंकवाद का विरोध किया जाता है तो एक तबका ये कहने लगता है कि मजहब का विरोध है। अगर हम फिल्मों की बात करी जाए तो जब भी कोई ट्रू इंसिडेंट पर कोई फिल्म आती है, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो द केरला स्टोरी हो, उसको डिनायल मोड में एक वर्ग आ जाता है और कहता है कि तो झूठी है और झूठ की फैक्ट्री है। ऐसा क्यों होता है सैयद जवाद? बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी, और मैं आशा करता हूं कि आपने सबसे कम वक्त मुझको दिया है और मेरी बात जो है वो जनता तक पहुंचने दीजिएगा। आपसे दरख्वास्त इस चीज की। जी बोलिए। देखिए, यहाँ पे अभी बात हो रही है द केरल स्टोरी की, फिर आपने कश्मीर फाइल्स की बात करी। एक दो टुक आपका है तो 2 टुक सुन लीजिए और चारों भी सुन ले और राजनीतिक विश्लेषण पे बात कीजिएगा तो सुनेंगे। मेरे नाम के साथ आपको मैं जानती नहीं, चारों मत कहिए। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको अरे सुन तो लीजिए। चलिए सैयद जवाद बोलिए। ठीक है, चलिए सैयद जवाद बोलिए अपनी बात कीजिए। आपसे 2 टूक आपसे बात कर लूं। जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले साउथ में खाता नहीं खुलेगा, चाहे जितने हथकंडे अपना ले, चाहे प्रोपोगंडे अपना ले, चाहे पूरी मीडिया इंडस्ट्री लग जाए सरकार को प्रमोट करने में। भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में जो हाल हुआ है और जो आने वाला, अरे भाई आप सेफोलॉजिस्ट हैं क्या? आप फिर इसलिए टोकना पड़ता है। आप सेफोलॉजिस्ट हैं, आप एग्जिट पोल करते हैं। अभी बात हम किस विषय पे कर रहे हैं? केरला स्टोरी पे, उस पर बात कीजिए ना। मेरा जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। सेफोलॉजिस्ट क्यों बन रहे हैं? बता रहा हूं श्रीवास्तव जी, सुनिए। अरे जवाद साहब सेफोलॉजिस्ट मत बनिए, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। इसलिए टोकना पड़ता है आप जैसे मित्रों को मुझे। चलिए बोलिए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ मुद्दे पे आइए। इस पिक्चर के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से अपना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। मूल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भागती है। जैसे बता रहा हूं आपको, आपको पता केरल स्टोरी लेकर क्या है, उससे पहले कश्मीर फाइल्स लेकर क्या है, केरल स्टोरी की बात करिए यार। का नाम लिया,
कश्मीर को बदनाम करने के लिए कश्मीर फाइल्स का नाम लिया। अच्छा। अब पंजाब को बदनाम करने के लिए खालिस्तान का नाम लेंगे। खाता नहीं खुलेगा, आपको बता दूं। आप देख लीजिएगा साउथ के जितने भी करना है। अरे सरकार प्रमोट कर रही है। अरे भाई साहब, इंग्रेडिएंट्स तो बता दीजिए फिल्म का। आपके पास कोई शीशे का गोला है क्या जिसके अंदर आप भविष्य देख लेते हैं? जो बोल रही है, अरे भविष्य हम आपको बता भी रहे ना, 2024 की पिक्चर अच्छा। साहब को धुंधली दिखाई तो दे रही है। अगली बार मैं आपको तभी बुलाऊंगा जब आप सेफोलॉजिस्ट बुलाएंगे हम, तो हम आपको बुला लेंगे। आप भी अपना एग्जिट पोल कर लेना। मुद्दे की बात कीजिए ना भाई साहब, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की सुन लीजिए। मुद्दा ये है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रोपेगेंडी पिक्चर को इसलिए प्रमोट करती है। अच्छा, क्या क्या प्रोपेगेंडा था इसमें? सिलसिलेवार बताइए, पूरा विस्तार से बताइए। चलिए, मौका है आपके पास पूरा। देखिए, हाँ, देखिए उसमें वो आतंकवाद भी लेकर के आएंगे। आतंकवाद नो डाउट समस्या है और ये पूरे विश्व की समस्या है। चलिए, माना आपने। देश तक महदूद नहीं। दूसरी चीज उसमें आतंकवाद क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है? अरे अभी वो डीआरडीओ के वो कौन थे साहब जो आरएसएस से निकले हैं? उनके बारे में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ना, कहां से ताल्लुक निकला? हम केरला स्टोरी पे बात कर ले भाई साहब। नहीं, बीच में जो साहब बोलेंगे उनको रिप्लाई तो करूंगा ना मैं। उसके बाद आपको बता दूं दूसरी चीज, इस पिक्चर के अंदर वो सारा नैरेटिव है जैसे आपको। अरे भाई, नैरेटिव तो बता दीजिए भाई साहब। आप बार बार बोले जा रहे हैं कि इसमें नैरेटिव है। कौन सा नैरेटिव है ये तो बताइए। कन्वर्जन, अरे कन्वर्जन वाला जो नैरेटिव आप चलाते हैं, आपने फिल्म देखी है? कन्वर्जन का जो आपने फिल्म देखी है? नैरेटिव चलाते हैं। सर जी, आपने फिल्म देखी है? आप अपने अरे जब्बार साहब, आपने फिल्म देखी है? वो भी बोलेंगे, आप सुनेंगे। अरे सर जी, मैं तो विनम्रता नाराज मत होइए। अच्छा अनंत जी, सैयद को अपनी बात बोल दी थी। सैयद जब अपनी बात पूरी कर। अच्छा नहीं, अच्छा सभी से निवेदन करता हूँ, सभी बाकी 3 मेहमानों से निवेदन करता हूँ, सैयद को अपनी बात कर दीजिए। सैयद जब बात आप बोलिए, सैयद जवाब आप बोलिए। बोलिए। चलिए सही जवाब बोलिए। इसको भारतीय जनता पार्टी की कई लोग जो हैं, कई स्टेट प्रमोट भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज की बात करी, जिक्र करा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, लव जिहाद के बारे में क्या कहा गया है, मैंने नहीं कहा, जय किशन रेड्डी जी को आप देख लीजिए, उन्होंने इस सवाल के प्रश्न में क्या बोला कि इस तरीके का कोई नैरेटिव हमारे पास नहीं आया अभी तक। द केरल स्टोरी, जिसके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा करा जा रहा है कि बड़े सच के ऊपर आधारित है, अगर सच के ऊपर आधारित होती तो आप केरल सरकार को सवाल तो करते। अगर एक भी बच्ची, 2 भी बच्ची, 3 भी बच्ची अगर ISIS में गई है, अरे भाई फिर आपको सैयद बोलिए, सैयद जवाब अपनी बात। अरे फिर दिक्कत होने लगी। जवाब साहब बोलिए। गुने का फिर कह रहा हूँ आप जब्बार साहब आप बोलिए, आप बोलते रहिए ना, बोलिए ना। कितना आप करिए। उसके बाद आपको बताओ, बहुत दिल दुख रहा है आपका, ज्यादा अरे ही दिल दुख हमारा रहा दिल है। कल आपका दिल दुखेगा, कल आपका दिल दुखेगा, आपको पता होगा। आप अगर चाहिएगा तो बुला लीजिएगा अपने चैनल पे। तो आप क्या हैं? अंतर्यामी है, परमात्मा है, आप क्या हैं? अरे भाई हम परमात्मा नहीं है। अरे सर्वे यही दिखा रहे, सर्वे दिखा रहे हैं। सर्वे के आधार पर सर्वे में झूठे होंगे। अरे केरल स्टोरी पे बात कर लो भाई साहब। अरे सुनिए, स्टोरी पर ही बात करना चाहती हूँ, कहानी का उदाहरण देना चाहती हूँ। कर्नाटक चुनाव के अंदर केरल स्टोरी का नाम किसने लिया? आपने ये सैयद जवाब थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। सैयद जवाब एक करेक्शन कर दूं। अगर आपने केरल स्टोरी की रिलीज डेट बहुत पहले तय हो गई थी, जब तक चुनाव आयोग ने तारीखें तय नहीं करी थी। ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, बाकी आप अपनी बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव रैली में क्यों करा? वो सवाल मैं पूछ चुका हूँ, वो सवाल चालू प्रज्ञा से पूछ चुका हूँ। अरे देश के प्रधानमंत्री मेरा पहला ही सवाल जो चालू प्रज्ञा से था वो यही था। ये गरिमा है देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, आप जो बता रहे थे कि क्या क्या इसमें फैक्ट्स गलत बताए गए, वो आप बताइए। अभी यहाँ पर टीएमसी के यहाँ पे प्रवक्ता ने बताया कि जो आप आंकड़े अपने गिना रहे हैं, आपको पता है गुजरात स्टेट के अंदर आरटीआई लगा करके पूछा गया और एनसीआरबी का डेटा 40,000 औरतें मिसिंग है। फिर फैक्ट गलत आपका, फिर फैक्ट गलत। और उसके बाद एनसीआरबी का डाटा है कि उसमें से 95% महिलाएं मिल गई। उसकी सफाई जो है गुजरात पुलिस ने दी। एनसीआरबी का डेटा लगा के जिस डेटा का बोल रहे, तथ्यों की बात करो मित्र। अरे तथ्यों पर आ रहे हैं, आप बात करो, आपको मौका मिल रहा है, लेकिन इस मौके को आप जाया कर रहे हैं मित्र, मेरे दोस्त। आप अपने मिले मौके को जाया कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं आप। तथ्य गिनाइए। पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी के प्रवक्ता। अरे पार्टी के प्रवक्ता इसकी बात नहीं है। अपने मंच पर आपको गलत बात थोड़ा कहने दूंगा। मैं आपको झूठ बोलने का ठेका थोड़ा दे दूंगा मैं। अरे झूठ बोलने का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारे पास बोलिए ना, आप बोलिए ना, क्या क्या गलत है, आपको क्या क्या दिक्कत है, आप बताइए, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। अरे इनको बता दिए भाई साहब। पेटेंट जो है ना, दरअसल सैयद जब्बार, दरअसल आपने केरला स्टोरी देखी नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने आ गए। देखिए हुआ क्या,
आपको समझने की जरूरत है। यूपी के अंदर द केरला स्टोरी चल रही है, कोई मुसलमान विरोध करने नहीं आ रहा, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा। ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं जो फिल्म का अपने राजनीतिक फायदे के लिए विरोध कर रहे हैं। चारू प्रज्ञा, आपका टेक क्या है इस पे? हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं इस पिक्चर के बारे में। मुसलमानों का हिंदुओं का चारू थोड़ा जोर से बोलिए जी। चारू, इस पिक्चर के बहाने हिंदुओं का तुष्टीकरण मत करिए आप। क्या सारे बात कह ली, पूरे 4 से 5 मिनट आप बोलते रहे, उसके बाद अब दूसरा कोई बोल रहा है उस पर भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। चारू बोलिए अपनी बात। जी प्रखर जी, ऐसा है हमारे देश में क्या सारे के सारे मुसलमान वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं? क्या सबका ठेका टीएमसी ने उठा रखा है? क्या दिल्ली में रहने वाले या पंजाब में या उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में या कर्नाटक में रहने वाले मुसलमान नहीं है? और क्या इस पिक्चर की कहानी इस्लाम को समझाती है या आईएस के मोडस ऑपरेंडाई को समझाती है? क्या इस पिक्चर की कहानी परिवारों को ये नहीं बताती कि कैसे आपकी बच्ची का ब्रेन वॉश हो सकता है, कैसे हो सकता है कि वो किडनैप हो जाए, किस तरीके से आप अपने जीवन में अपना ध्यान रख सकते हैं? ये सारी कहानियां उसमें सुनाई जा रही है। अच्छा, पिक्चर देखे बिना ये आपत्ति इसलिए जताते हैं क्योंकि इनको केवल अपना वोट बैंक दिखता है, और वो भी उन गलत लोगों से दिखता है जो क्राइम का साथ दे रहे हैं। भाई बाकी मुसलमानों को दिक्कत नहीं। मैंने ये भी कहा अगर आपने पिक्चर देखी होती, लेकिन इनको बीच में मत बोलिए। बोलिए अपनी बात बोलिए। अगर इन्होंने इनको ये पता चलता कि ये जो बच्ची भारत छोड़ के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया गई है, उसकी मदद करने वाले वहां पर और मुसलमान थे। देखिए, मैं एग्जांपल लूंगी श्रद्धा केस का। श्रद्धा मर्डर केस का हम सबको पता है। कल को अगर श्रद्धा मर्डर केस पे एक पिक्चर बनती है, वो क्या कहेंगे कि श्रद्धा का मर्डर हुआ, वो कहानी दिखाई जा रही है, कहेंगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ है क्योंकि आफ्ताब एक मुस्लिम था जिसने मार डाला श्रद्धा को। ये तो इनकी ये मेंटालिटी है। अच्छा, आपको सच में समाज की चिंता है तो पिक्चर देखिए, फिर आइए अपनी आवाज उठाइए। ये अच्छा, और एक और बात बताइए, कल को ओटीटी बैन कर देंगे या बंगाल में सबके घर जाके सबके लैपटॉप तोड़ाएंगे, आप क्या करेंगे? आप ये द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ग्लोबल विलेज है ना, सब कुछ ओटीटी पे अवेलेबल है। और क्या बंगाल से कोई बाहर निकल के दिल्ली में पिक्चर देखकर आएगा तो एंट्री नहीं होगी? हमारे साथ मानव जायसवाल जी हैं, बहुत देर से आप सबकी बात सुन रहे हैं। मानव जायसवाल के पास एक बार फिर चलते हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मानव जायसवाल, आपने मूवी जो बनी है द केरला स्टोरी, इसमें कई फैक्ट्स गलत हैं, ऐसी बात आपने कही। लेकिन जब एक मूवी बनती है किसी रियल लाइफ पर, तो उसमें कई बार क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने चक दे फिल्म तो जरूर देखी होगी, काफी अच्छी फिल्म थी। चक दे फिल्म का जो असली नायक था वो मीर रंजन नेगी थे, लेकिन उसका फिल्म में नाम रखा गया कबीर खान। उसमें कई ऐसी बातें जोड़ी गई जो रियल मीर रंजन नेगी की स्टोरी थी वो नहीं थी। मैं टाइटैनिक का उदाहरण देना चाहता हूं। टाइटैनिक डूबा, लेकिन उसमें एक दूसरी भी कहानी है। अगर आप उस प्रेम कहानी पर सवाल उठा देंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि टाइटैनिक डूबा नहीं था। या आप कहेंगे कबीर खान की ये कैरेक्टर गलत है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मीर रंजन नेगी नहीं हुए होंगे। कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें क्रिएटिव लिबर्टी उठाई जाती है। हर चीज फैक्ट्स पर नहीं इसको समझा जाना चाहिए कि हर चीज जो पूरी मूवी रही, फिर तो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी ना। फिर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में अंतर क्या रहेगा? क्या ये बंगाल सरकार को ये बात समझदारी से समझने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं समझदारी की बात है भाई। हम पूरे देश में तो भाजपा ही समझदार है, भाजपा के अलावा तो कोई समझदार है ही नहीं। अरे आप सुनिए, 2-3 बार आपकी दीदी शासन कर रही है, तो समझ होना चाहिए। मैंने सुन लीजिए, मैंने जो बात कही वो आप समझे। मैंने जो सवाल पूछा, क्या मैंने कोई गलत बात कही? क्रिएटिव लिबर्टी की बात क्या मैंने गलत कही? अरे बंगाल जैसा राज्य जहाँ कला और संस्कृति इतनी आगे रही है, क्या वहां के लोग भी अब क्रिएटिव लिबर्टी नहीं समझेंगे? कैसी बात करते हैं मानव जी? अरे श्रीवास्तव जी सुनिए, बोलिए जायसवाल जी। हमारा जो देश है बड़ा भावुक, बड़ा सीधा, बड़ा साधारण देश है। अच्छा, अब आप जहाँ आपने बात करी, कौन सी मूवी, कबीर खान वाली एक मूवी बात करी आपने, टाइटैनिक वाली बात करी। टाइटैनिक को बोरिस जॉनसन में जाके स्क्रीनिंग नहीं करी। अच्छा, कबीर खान अच्छा, क्या मतलब क्या किसी नेता को मूवी देखने का अधिकार नहीं है? नहीं, सुनिए, देखिए अपने शौक होते हैं। जैसे आपकी जो मुख्यमंत्री है ममता दीदी, उनको चित्रकारी का शौक है, उनको चित्रकारी का शौक है। हो सकता है किसी मुख्यमंत्री को फिल्में देखने का शौक हो। ये तो अपने अपने शौक है ना। क्या किसी राजनेता को शौक नहीं हो सकता मूवी देखने का? मैं आपसे, मेरा सवाल क्रिएटिव लिबर्टी पे है। मेरा सवाल क्रिएटिव लिबर्टी पे है। बात नहीं कर रहे हैं, फिर क्या बात कर रहे हैं? मंत्री की सच्चाई बोल रहे हैं, ये सच है। अच्छा, देखिए अभी 32,000 वाली जो सच्चाई थी वो तो मैंने आपको बता दी। बात की क्या बात कर रहे हैं? कौन सी क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं? ये जो जाके पिक्चर का पॉपुलैरिटी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा और सिंपल था कि किसी भी सत्य घटना पर जब फिल्म बनती है तो कोई भी डायरेक्टर क्रिएटिव लिबर्टी लेता है। ये जो
आप मत देखिए, आपको पसंद नहीं है तो बोल दिया। लगता है मानव है ना, आप सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। मैं अनंत जी पे आना चाहूंगा। अनंत जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप फिल्म क्रिटिक भी रहे हैं, कई फिल्म फेस्टिवल के अंदर आप ज्यूरी के अंदर मौजूद रहते हैं, फिल्मों को जज करते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं, एक बड़ा नाम है आप इस फील्ड में। अनंत जी ये बताइए कि जब कोई रियल लाइफ पे स्टोरी बनती है तो डायरेक्टर को कितनी क्रिएटिव लिबर्टी लेने का अधिकार होना चाहिए? जो मुख्यमंत्री आसाम के प्रखर जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और केरल हाई कोर्ट ने इन सारे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दे दिया है जी। केरल हाई कोर्ट में भी कुछ लोग कुछ मुस्लिम संगठनों के लोग और कुछ विरोधी दल गए थे कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट में जाइए, तो वहां क्रिएटिव लिबर्टी को लेकर बहुत लंबी बहस हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने केरल के स्पष्ट किया कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है। दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरीज। ये प्रेरित है उन घटनाओं पर, और जहां पर की फिल्में सत्य घटनाओं पर प्रेरित होती हैं उसको क्रिएटिव लिबर्टी लेने की छूट होती है। और ये सिर्फ इसी केस में नहीं हुआ है। आप गुंजन सक्सेना वाले मामले में देख लीजिए, जब गुंजन सक्सेना फिल्म रिलीज हुई थी, पहले पायलट की कहानी थी, उसके संघर्ष की कहानी थी, तो भारतीय वायुसेना ने भी उस पर आपत्ति की थी, कोर्ट ने कहा नहीं। यहाँ तक कि बॉर्डर फिल्म पर भी भारतीय वायुसेना ने आपत्ति की थी कि उनका जो भूमिका उसके साइड से नहीं दिखाया गया, टर्न डाउन कर दिया और उनको कहा कि इस पर मतलब क्रिएटिव लिबर्टी है कि जब वो उन घटनाओं से प्रेरित है, आधारित। आपने ठीक कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी, लेकिन जब फिल्मों में आप फिक्शन, इट्स वर्क ऑफ फिक्शन है, तो इसमें कहां आपत्ति है? मुझे तो यही समझ में नहीं आती है। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि क्रिएटिव लिबर्टी की आप जब बात कर रहे हैं, तो क्या जो क्रिएटिव लिबर्टी में जो मूल बिंदु है, जो कहानी का जो मूल बिंदु है, वो तो प्रकट हो रहा है केरला स्टोरी के अंदर? बिल्कुल प्रकट हो रहा है। कहानी का प्लॉट लगभग वही होगा जिससे प्रेरित है वो कहानी, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होगा प्रखर जी, वो ट्रीटमेंट तो डायरेक्टर अपने फिक्शनलाइज करके ही आपके सामने पेश करेगा ना। जीवन को जस का तस उठा के फिल्मों में नहीं रख देगा, जीवन जैसा कुछ फिल्मों में लेकर आएगा और जीवन जैसा ही कुछ फिल्मों में लाना। अनंत जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं? मानव बोलिए, बोलिए। नहीं, आप जो बताना चाहते हैं, आनंद जी ने बड़े अच्छे से विश्लेषण दे दिया, लेकिन ये बोलना भूल जाते हैं कि भाई जिस तरीके से एग्जैजरेशन तरीके से और गंदगी को प्रचार करते हुए, हमारे देश की छवि को खराब करते हुए पूरे विश्व पटल में जिस तरीके से केरला फाइल्स को दर्शाया गया है कि कितनी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी हमारे देश में। केरला जहां पे लोग इलाज कराने जाते हैं। जायसवाल जी, मैं सिर्फ कहता हूं कि जो सीबीएफसी है ना, सीबीएफसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी। सीबीएफसी भारतीय संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था है और सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 से गवर्न होता है। एक बार जब किसी फिल्म को सीबीएफसी सर्टिफाई कर देती है और उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, तो फिर उस पर सवाल उठाने के लिए अदालत जाना पड़ता है। और अगर आप सिनेमा एक्ट का उदाहरण दे रहे थे, ठीक है, वो गिर जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसमें बहुत लैकुना है। जागरूक करने के लिए सिर्फ ये कह रहा हूं, इससे भारत की छवि खराब नहीं हो रही है जायसवाल जी। भारत में जो कुछ घट रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो आतंक का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको ये फिल्म बेनकाब करने का प्रयास करती है। अनंत जी, मैं रोकूंगा आपको, मानव जी आपको भी रोकूंगा, क्योंकि वक्त ब्रेक का हो रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? किसको मिलेगा जनता का साथ? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? सत्तारूढ़ भाजपा की होगी वापसी या कांग्रेस मारेगी बाजी? पल पल के रुझान हम आपको बताएंगे। वोटों की गिनती से नतीजों तक सबसे सटीक और स्पष्ट कवरेज। क्या है जनता का जनादेश? देखिए
जनादेश 13 मई को सुबह 7 बजे से सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये है सुबह बनारस, जिसकी शुरुआत सूर्योदय से पहले ही गंगा आरती से होती है और इस सुंदर वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे स्वच्छाग्रही भी समय से पहले ही यहाँ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री भी झाड़ू उठा लिए हैं तो हम काहे न झाड़ू उठाए। लेकिन आप तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है। कर्तव्य पथ में हम एक दिन बिताएंगे ऐसे ही स्वच्छाग्रही के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी और सुबजे विवाद की। ब्रेक से पहले हम जब बात कर रहे थे तो सैयद जव्वाद ने एक सवाल उठाया था। उन्होंने सवाल ये उठाया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात होती है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भी बैन नहीं लगाया जाना चाहिए था। चारू प्रज्ञा, आप इससे लेकर आप क्या कहेंगी? जी, पहली बात तो एक फीचर फिल्म में और एक डॉक्यूमेंट्री में बहुत फर्क होता है प्रखर जी। डॉक्यूमेंट्री का मतलब ये है कि उसमें एक एक जो इंस्टेंस है, एक एक जो विजन दिखाया गया है, अपनी बात बोल लीजिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सच्चाई है। दूसरी बात, सैयद जव्वाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, चारू को अपनी बात बोलने दीजिए पहले। और एक जो फीचर फिल्म है उसके अंदर, जैसे अभी समझा रहे थे हमारे को पैनलिस्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, उसमें क्रिएटिव लिबर्टी की जगह होती है। एक पिक्चर एक कहानी को अपने तरीके से दिखाती है। इट इज बेसिकली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और इसलिए क्रिएटिव लिबर्टी अलाउड होती है। हाँ, लेकिन हर पिक्चर किसी ना किसी इंस्टेंस पर आधारित होती है। अच्छा, इसकी जो कहानी है, जो केरला स्टोरी की कहानी है, ऐसी तो हमने कितनी बच्चियों की कहानी अखबारों में पढ़ी है। आजकल भी टीवी चैनल्स पे कितने लोग आगे आकर ये सच्चाई बता रहे हैं। और केवल लड़कियां नहीं, ये पिक्चर कुछ लड़कियों की कहानी पर आधारित है, लेकिन लड़के भी हैं। जब हम उन बच्चों को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, हम कहते हैं इतने अच्छे घर से आए हो, इतने अच्छे तुम पढ़े लिखे हो, तुम कैसे बहक गए, तुम कैसे IAS में चले गए। ये सारी कहानियां हैं और ये सच्चाई है। और अगर IAS की सच्चाई कोई बताना चाहता है, मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। ये कहानी हमारे सामने आनी चाहिए, ये पूरे देश को देखनी चाहिए। और जो लोग इस पिक्चर के ऊपर आपत्ति उठा रहे हैं, मैंने ये देखा है, वो सारे वही है जिन्होंने देखी नहीं है। देखने के बाद आप आपत्ति उठा नहीं पाएंगे अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची हो। पहले देख कर आइए, उसके बाद कहिए आपको किस बात से आपत्ति है। सैयद जव्वाद, आप लव जिहाद की बात कर रहे थे। सैयद जव्वाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक से पहले आप लव जिहाद की बात कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि लव जिहाद का जो पहला शब्द जो जिक्र आता है वो 1998 में आता है और केरल के चर्च के आर्च बिशप जो है उसका सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद केरल का सीरो मालाबार चर्च जो है वो एक आरोप लगाता है कि इतनी 12 ईसाई लड़कियों को जो है उनके साथ लव जिहाद किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लव जिहाद शब्द का जो आविष्कार है वो 2014 के बाद हुआ है। केरल के अंदर लव जिहाद को लेकर क्रिश्चियन जो संगठन है, ईसाई संगठन जो हैं, यहां तक कि वहां के जो चर्च हैं और चर्च में भी जो मुख्य पादरी हैं वो इस तरह के लव जिहाद के इश्यू को सवाल उठाते रहे। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि किसी भी नजरिए को, किसी भी पिक्चर को देखने के लिए एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जी श्रीवास्तव जी, बहुत आप पढ़े लिखे भी हैं और ज़हीन भी हैं और आप इस चीज को समझते होंगे। आपका ये सवाल, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, जे किशन रेड्डी जी गृह राज्य मंत्री थे, उनसे ये सवाल जब पूछा गया, क्योंकि इस सवाल को लगातार प्रमोट जो है बीजेपी, RSS और संघ से जुड़े लोग उठाते हैं, ठीक है। ये जब सवाल करा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब क्या दिया था वो आप जनता को क्यों नहीं बताते हैं साहब? आप बता दीजिए। तो नहीं कहा, आप बता दीजिए। सुन लीजिए, अरे सर पूरी बात सुन लीजिए। अरे मैं दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, जो जवाब है वो आप बता दीजिए, ये कह रहा हूं मैं। उन्होंने इस चीज को बोला कि हमारे पास इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से समझिएगा इस चीज को। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च है, मेरा काम है उनको सम्मान देना और देश के वो प्रधानमंत्री, और मेरा काम भी है उनसे सवाल करना। सवालों से वो भाग नहीं सकते, समझिएगा। सर्वोच्च पद पे जनता नहीं बैठाला। अगर वो किसी अपनी एक रैली के अंदर और ऐसे मौके के अंदर वो पिक्चर के प्रमोशन की बात कर रहे हैं, वहां जाकर के एक मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बटन दबाना तो जय हनुमान कह करके दबाना, क्या संविधान इस चीज की इजाजत देता है साहब? आप बजरंग दल को बजरंग बली से मिला रहे हैं, द केरल स्टोरी को विषय पर आ जाए, विषय पर आइए। अरे मैं एग्जांपल तो दे, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, एग्जांपल दे, ठीक है, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं मैं, ठीक है। आप अगर इस नैरेटिव को गढ़ रहे हैं
कि आईएसआईएस एक समस्या है, पूरे विश्व की समस्या। लेकिन आईएसआईएस के बारे में 2016 का डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, जो एक पब्लिक रैली में आईएसआईएस के बारे में करा था कि इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा, कौन फंडिंग कर रहा। मैं बात मेरे नहीं है, मैं डोनाल्ड ट्रंप को कोट कर रहा हूं। और यहाँ पे शायद आप जैसे पढ़े ये तो मानते हैं कि आईएसआईएस आतंकवादी संगठन है, मानवता के लिए खतरा है, ये तो मानते हैं ना? बिल्कुल है, ठीक, बिल्कुल है। और आगे भी बोल रहा हूं, जहां तक बीइंग एज ए मुस्लिम, मैं जहां तक समझ पाया हूं, उसका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं है साहब। इस्लाम के अंदर उसकी कोई जगह नहीं आतंकवाद की, और जो आईएसआईएस नैरेटिव चला रहा है उसकी जगह इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, बस उसने अपना नाम में इस्लाम जोड़ दिया, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं, बस वो नाम में इस्लाम जोड़ दिया। तो वो एक अलग स्टोरी। लेकिन द केरल स्टोरी क्या है? बोलो, उनके आईएसआईएस के नाम में इस्लाम है, लेकिन इस्लाम का आतंकवाद से संबंध नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे बजरंग दल का संबंध बजरंग बली से नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। आगे बोलिए। जो लोग गढ़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, पिक्चर को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की पूरी लॉबी लगी हुई है, और जब कोई दूसरी पिक्चर आती है तो उसके अगेंस्ट में भी एक लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अभी पठान मूवी आई तो नरोत्तम मिश्र ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया आकर के, भाई आपका काम सियासत करना है, आपको लोगों के मुद्दे उठाने का है। अगर आपसे सवाल करा जाता तो आप भाग जाते हैं उनसे। यही तो हम भी सवाल कर रहे हैं। आईएसआईएस के अंदर यहां से बच्चियां गई, ठीक है, यही तो है। तो गृह मंत्रालय सो रहा था क्या? अच्छा, अब आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। आपने एक बात कही, आपने लव जिहाद की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि आपका मानना है कई मामलों में ये थ्योरी साबित नहीं हो पाई। आपने बोला मैंने सुना, अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। गृह मंत्रालय का 1987 में मेरठ में दंगा होता है, मलियाना नाम की जगह होती है, वहां पर 72 मुसलमानों को पीएसी मारकर हिंडन नदी में, अरे मुसलमानों की बात कर रहा हूं मित्र, सुन लो, 72 मुसलमानों को मारकर हिंडन नदी में बहा दिया जाता है 1987 में। उसके एक अभी से एक महीने पहले मुझे मालूम है क्योंकि आप मेरठ दंगों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए मेरठ के दंगे आपके नैरेटिव में सेट नहीं होते हैं। अब आगे सच सुनिए, 72 मुसलमान पीएससी ने मार दिए, 72 मुसलमान पीएससी ने मार दिए, ऐसा आरोप है। एक महीने पहले फैसला आता है, कोर्ट सबूतों के अभाव में उन सारे पीएससी वालों को बरी कर देता है। मतलब इसका यह हुआ, क्या वो मुसलमान मारे नहीं गए थे? जयपुर में धमाका हुआ था, दर्जनों लोग मारे गए थे, कोर्ट ने आतंकवादियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जयपुर में धमाके नहीं हुए थे? इस तरह के तर्क मत दीजिए। अनंत विजय जी, ये बताइए, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। जंतर मंतर पर बेटियां बैठी हुई हैं। अब आप जंतर मंतर पहुंच गए, मुझे थोड़ी देर में डर है कि आप जो है युगांडा सोमालिया की बातें ना करने लग जाएं यहां पर। अब जो गाजा में हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। कभी सैफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी ना जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, सच सुनना नहीं चाहते हैं। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ सर, मुझे बोलने दो। जी अनंत जी बोलिए। कुछ काम की बात, अनंत जी बोलिए। प्रखर जी, अरे आपके हिसाब से तो 9/11 भी जो है वो षड्यंत्र था, 26/11 पे भी आपने सवाल उठा दिए। आप लोग तो सवाल उठाने के लिए, कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा है ना, कश्मीर पंडित तो ऐसे बाहर निकल गए थे। अनंत जी बोलिए, अनंत जी आपकी बात ऐसी बातें बोली जो संदर्भ से काट कर उन्होंने बोली। वो 2 बार या 3 बार उन्होंने किशन रेड्डी साहब का नाम लिया कि उन्होंने लव जिहाद पर ऐसे बोला। वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब आरटीआई में आप प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है सूचना के अधिकार। वो डिपेंड करता है कि आपने प्रश्न क्या पूछा। तो एक बात तो उनकी ये, इसको जरा संदर्भ सहित बताना चाहिए। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि लव जिहाद बीजेपी और आरएसएस का नैरेटिव है। अरे भैया, अच्युतानंदन तो घोर वामपंथी थे। अच्युतानंदन जी ने आज से 10 साल पहले लव जिहाद शब्द का उपयोग किया, चांडी ने बोला है वो भी, और वो दिल्ली में बोला उन्होंने।
और वो दिल्ली में सार्वजनिक रूप से उनका बयान उपलब्ध है। तो अच्युतानंदन जी अगर अच्युतानंदन जी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी और संघ का एजेंडा चला रहे थे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, कम से कम मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। और तीसरी बात जो गलत तरीके से संदर्भ से काट के जवाब साहब ने बोली, वो प्रधानमंत्री के भाषण को लेके बोली। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में ये नहीं कहा कि इस फिल्म में क्या, उन्होंने कहा कि एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें आतंकवाद के षड्यंत्र को दिखाया गया है, वो आगाह करती है। तो आप जरा शब्दों को संदर्भ सहित अगर डिबेट में रखेंगे तो आपकी हंसी थोड़ी अच्छी लगेगी। वो हंसी ऐसी नहीं लगेगी कि आप बेचारे हास्यास्पद नहीं लगेंगे। तो मैं सिर्फ आग्रह करता हूं कि जब आप किसी के बयान को कोट करें या उसकी व्याख्या या विश्लेषण करें तो उस व्याख्या या विश्लेषण में संदर्भ के साथ उसकी बात करेंगे तो आप उपहास और हास्य के पात्र नहीं बने। तो अनंत विजय जी, आपने महत्वपूर्ण बात बोली, सवाल कई हैं। 10 सेकंड दे दीजिए, समय का अभाव है, आप घड़ी देख सकते हैं, 9:56 हो चुके हैं और मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। आप चारों मेहमान दूरदर्शन के साथ जुड़े, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 2 टूक में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।